चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो, इस चैप्टर में हम लोग प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में समझ रहे थे। स्टार्टिंग में हमने इन दोनों का मीनिंग समझा था और प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं उसकी मेथड्स हम लोग देख रहे थे। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड आती है कि डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड थर्ड मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी आगे हमने समझी थी। आज थर्ड मेथड हमें समझनी है, वो आता है मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज। ये मेथड क्या कहलाती है? तो ये आज के टाइम में यूज होने वाली मेथड है कि जिसमें जो है, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्राइमरी डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, तो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए एक क्वेश्चनरी, एक क्वेश्चन फॉर्म तैयार किया जाता है। कोई सर्वे वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए नहीं पूरा फॉर्म तैयार करते हैं। तो एक पूरा फॉर्म तैयार किया जाता है और वो फॉर्म लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोग जो है वो फॉर्म फिल करते हैं और वो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है फिर। बरोबर ना? ये कहलाता है मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। सिंपल सी मेथड कि भाई एक पर्टिकुलर फॉर्म तैयार करना है। जैसे अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मैं कल एग्जांपल दे रहा था वैसे ही, कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे पूरी सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, तो उसके लिए मैं एक फॉर्म तैयार करूँगा और वो फॉर्म सोसाइटी के घर घर तक पहुँचाऊँगा। और वो फॉर्म पहुँचा कर वो सभी लोग वो फॉर्म भर कर देंगे मुझे, और वो फॉर्म मुझे जब वापस मिलेगा तो मेरे पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है? और ये फॉर्म पहुँचाया कैसे जाता है लोगों तक? 2 तरीके से पहुँचाया जाता है। एक बाय पोस्ट, ठीक है ना? मैं सोसाइटी का एग्जांपल दे रहा था, सोसाइटी के नहीं, सोसाइटी के अगर बाहर हो तो बाय पोस्ट ये पहुँचाया जाता है, या तो फिर बाय एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन को सौंपा जाता है कि आप जाओ घर घर और घर घर जाकर वो फॉर्म फिलअप करवा के आओ। बरोबर है? ये दोनों मेथड हम लोग समझेंगे। पहले बेसिक एक चीज समझें कि एक आइडियल क्वेश्चनरी कैसी होती है। एक आइडियल क्वेश्चनरी मतलब एक परफेक्ट क्वेश्चन फॉर्म कैसा होना चाहिए, कैसे तैयार होना चाहिए। जो मेथड ऑफ क्वेश्चनरी है, जिसमें एक फॉर्म तैयार किया जाता है, वो फॉर्म में सभी क्वेश्चंस लिखे जाते हैं और वो क्वेश्चंस फिर सामने वाले से फिल करवाया जाता है। तो ये जो फॉर्म तैयार किया जाता है, वो फॉर्म होना कैसा चाहिए? ये क्वेश्चनरी मतलब वो फॉर्म, एक परफेक्ट फॉर्म कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ बातें ध्यान रखते हैं। सबसे पहला, प्रॉपर टाइटल। कोई भी एक फॉर्म तैयार करो तो उसे जो है वो सबसे पहले ऊपर प्रॉपर टाइटल देना चाहिए, या तो उस फॉर्म को एक पर्टिकुलर कवर में डालकर उस कवर के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर टाइटल देना चाहिए, कि जिससे सबसे पहले अगर सामने वाले के हाथ में वो फॉर्म आ रहा है ना, तो वो टाइटल देखकर पहले तो समझ जाए कि ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है। भाई मुझे कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, कौन से टॉपिक के ऊपर ये फॉर्म है, वो एक प्रॉपर टाइटल तो होना चाहिए ना उसका। बरोबर ना? भाई संस्था कौन सी है जो ये फॉर्म फिलअप करवा रही है, किस टॉपिक पे फॉर्म फिलअप करवा रही है, ये पूरा टाइटल वो ऊपर होना ज़रूरी है, तो ही वो एक परफेक्ट फॉर्म पहले शुरू होता है। उसके बाद मिनिमम एंड कंसिस्टेंट क्वेश्चंस। इसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे जाते हो फॉर्म में, क्वेश्चनरी में जो भी क्वेश्चंस लिखे जाते हो, पहले तो मिनिमम क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर हम सामने वाले से क्वेश्चन फिल करवाने वाले हैं, तो अगर वो पहले ही देखेगा कि यार इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो पहले इग्नोर करने की कोशिश करेगा, यार इतने सारा इतना बड़ा फॉर्म कौन भरे। आपको पता है जनरली वो होता है बैंक का फॉर्म। जब आप बैंक में फॉर्म भरने के लिए जा रहे होते हो, तब उस वक्त बैंक का फॉर्म देखकर ही कितने लोग घबरा जाते हैं, यार इतना बड़ा फॉर्म, 10 पन्ने का तो फॉर्म है उसमें, कोई पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या भरना है उसमें। होता कुछ भी नहीं है उस बैंक के फॉर्म में, लेकिन इतने सारे पन्ने देखकर जो है वो सब घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा फॉर्म भरना है। इसीलिए अगर हमें सामने वाले से इंफॉर्मेशन लेनी है और सामने वाले को क्वेश्चनरी देनी है ना, तो जितना हो सके उतना मिनिमम क्वेश्चंस होने चाहिए। मिनिमम क्वेश्चंस कहते हैं कि भाई बेसिक क्वेश्चनरी में कभी भी 25 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी। ठीक है? और क्वेश्चंस कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब टॉपिक रिलेटेड, टॉपिक के बाहर के क्वेश्चंस उसमें नहीं होने चाहिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन उसमें पूछो, बाहर के क्वेश्चंस की ज़रूर नहीं है। जैसे बेसिक अगर सामने वाले से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसमें उसकी बर्थ डेट की ज़रूरी नहीं है कभी भी, तो ऐसा क्वेश्चन रखो ही मत कि तुम्हारी बर्थ डेट क्या है, वो भी लिख कर दो। अगर ज़रूरी नहीं है, ज़रूर है तो लिखो, ज़रूर नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो टॉपिक पे हैं उसी टॉपिक के होने चाहिए, बाहर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं। बरोबर ना? तो परफेक्ट फॉर्म होता है। देन सिंपल एंड शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस। क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल मतलब कि भाई समझ में आ जाए वैसे।
क्वेश्चन पढ़कर सामने वाले के माइंड में जो है वो दो मीनिंग नहीं आनी चाहिए कि भाई इसका आंसर ये हो या ये हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, बराबर। या फिर सामने वाले को बुरा लगे, वो लिखने से पहले 10 बार सोचे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। कि जैसे अगर सामने वाले से ये पूछा जाए आर यू एजुकेटेड, तो वो सामने वाला क्या लिखेगा भाई, एजुकेटेड में खाली येस नो लिखना है कि भाई मेरी एजुकेशन लिखनी है उसमें पर्टिकुलर, बरोबर। अब वो नो लिखेगा तो सामने वाले को भी शर्म आएगा कि भाई नो मैं कैसे लिखूं कि भाई एजुकेटेड में हूँ ही नहीं, लिखने में भी उसे शर्म आएगी, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं, अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन, ऐसे नहीं लिखा जाता आर यू एजुकेटेड, ऐसा लिखा जाता है व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल, आपकी एजुकेशन लेवल कितनी है। तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ मुझे क्या लिखना है भाई, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो, वो जो है वो लिख पाएगा ना अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन सही होने चाहिए, शॉर्ट सिंपल और अंडरस्टैंडेबल। इनके बाद लॉजिकल अरेंजमेंट, ये भी खास बात, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट लॉजिकल होना चाहिए। जो क्वेश्चन पहले पूछा जाना चाहिए उसे पहले लिखना चाहिए, जो उसके बाद आना चाहिए उसे बाद में लिखना चाहिए, बरोबर ना। हमेशा क्वेश्चंस लॉजिकल अरेंजमेंट में होने चाहिए। जैसे अगर किसी से ये पूछा जाए कि भाई आपका जो है वो फ़ोन के बारे में यूज़ कितना है, या भाई ओपिनियन कितना है, चलो वो बताओ आप कितना फ़ोन यूज़ करते हो, यूज़ करने में मज़ा आता है, ऐसा ओपिनियन पूछा जाए पहले, और फिर उससे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए कि आप फ़ोन यूज़ करते हो, तो ये अरेंजमेंट सही नहीं हुआ ना। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए कि आप फ़ोन यूज़ करते हो, फिर सेकंड क्वेश्चन उसमें आना चाहिए कि फ़ोन के बारे में आपका ओपिनियन कैसा है, फ़ोन यूज़ करने में आपको सही लगता है या फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, वो ओपिनियन बाद में होना चाहिए ना। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि भाई आप फ़ोन यूज़ करते हो, बरोबर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी हम क्वेश्चंस लिखते हैं उनका अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। जो ज़रूरी है वो क्वेश्चन पहले और उसके बाद वाला क्वेश्चन बाद में ही आना चाहिए, अरेंजमेंट बरोबर होना चाहिए। देन अवॉइड सेंसिटिव क्वेश्चंस। कितनी बार कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सामने वाला आंसर देने की कोशिश नहीं कर रहा, अवॉइड करता है, तो हमें भी ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए। जैसे ऑलमोस्ट कितनी बार जो है सामने वाला पर्सन कभी भी अपनी इनकम नहीं बताता या बताने की कोशिश ही नहीं करता है, भाई मैं अपनी इनकम सबको क्यों बताऊं। तो अगर ज़रूरी ना हो ना, ज़रूरी ना हो, तो उस वक्त वो चीज़ अवॉइड कर देनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन ही नहीं लिखना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं तो वो ऐसा क्वेश्चन लिखना भी नहीं चाहिए। और अगर चाहिए चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, तो या तो प्रॉपर रीज़न दो उसे, प्रॉपर रीज़न दो कि आप ये इनकम क्यों पूछ रहे हो, तो सामने वाला इनकम लिखने से घबराएगा नहीं, बरोबर। या तो उसे कंपलसरी मत रखो। कितनी बार पता है फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी नहीं होते, लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में ऑप्शनल, आपको बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो नहीं बताओ, बरोबर ऐसा। तो अगर कोई सेंसिटिव क्वेश्चन हो तो उसको इस तरह से हैंडल करना चाहिए, ज़रूरी हो तो पूछो उनसे, न ज़रूरी हो तो मत पूछो, या तो ऑप्शंस में रख दो, भाई सामने वाले की इच्छा, बताना हो तो बताएगा, नहीं बताना हो तो नहीं बताएगा, ठीक है। इनके बाद आता है फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन। हाँ, हम पता है किसी को जब फॉर्म देते हैं, भाई सामने वाले भाई फिल करके दो मुझे, तो अगर उस फॉर्म में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होगी ना, तो भी सामने वाला जो है वो उस चीज़ को अवॉइड करता है कि यार इतनी बड़ी जो है वो कैलकुलेशन कौन करे, उन चीज़ों को वो अवॉइड करता है। इसलिए जितना हो सके फॉर्म में क्वेश्चंस ऐसे ही रखो जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूर न पड़े, फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन। मैंने ऐसे भी फॉर्म देखे हैं कि जिसमें जो है वो फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि आपकी बर्थ डेट बताओ, ठीक है, बर्थ डेट बताएंगे, उसमें बताएंगे कि आपको जो है वो आज तक डेज कितने हुए हैं वो भी बताओ। डेज मतलब मेरी एज अगर 32 है तो 32 ईयर्स तक डेज कितने हुए, तो वो जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, एक साल के 365 डेज, तो 32 ईयर्स के कितने हो जाएंगे, और वो भी अभी बर्थडे आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने दिन कंप्लीट हुए नहीं हुए, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़े। ऐसे फॉर्म भी मैंने देखे हैं कि उसमें ऐसा पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये एक बेसिक एग्जांपल, जब इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़े मत पूछो ऐसे क्वेश्चंस, है ना। फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस नहीं, सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए कि जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूर ना पड़े। देन अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, हाँ, इसमें ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन रखने चाहिए जो सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो। ऑप्शंस हो के सामने वाले को खाली टिक करना है, भाई सामने वाले से खाली पूछा जाए कि भाई आप मैरिड हो, येस और नो, दो ऑप्शन ना, खाली येस या नो, वो टिक करेगा, लिखना भी कुछ नहीं। आपकी एजुकेशन कितनी है तो चार ऑप्शन दे दिए जाएं, उसमें चार ऑप्शन दे दिए जाएं, भाई एसएससी, एचएससी, पोस्ट ग्रेजुएटेड, या फिर जो है वो डॉक्टरेट, या जो भी ऑप्शन हो उनमें, तो सामने वाला जो भी होगा उसे वो टिक कर देगा। तो हमेशा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें अल्टरनेटिव हो,
मतलब ऑप्शंस हो कि सामने वाला खाली टिक कर दे, खाली टिक करना हो ना तो वो फॉर्म जल्दी फिल हो जाता है और सामने वाला भी इजीली वो इन्फॉर्मेशन बता देता है हमें। अरे बात समझ में? तो एक परफेक्ट पहले फॉर्म बनाना ज़रूरी है। एक परफेक्ट क्वेश्चनरी, परफेक्ट फॉर्म बन जाए तो ही तो फिर सामने वाले से इन्फॉर्मेशन भी सही मिलेगी ना हमें। तो एक आइडियल क्वेश्चनरी कैसे होती है, तो उसके लिए ये बातें खास ध्यान देते हैं हम लोग। फिर जब क्वेश्चनरी तैयार हो जाए ना तो वो क्वेश्चनरीज ये फॉर्म फिर सामने वाले तक पहुंचाया जाता है। इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो उसके लिए सामने वाले तक फॉर्म पहुंचाया जाता है। उसके लिए दो मेथड आती है, एक मेथड बाय पोस्ट और बाय एन्यूमरेटर। पहले एक मेथड समझते हैं, बाय पोस्ट। ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की सबसे पुरानी और सबसे सिंपल मेथड है ये, पोस्ट के थ्रू। मतलब मुझे अगर कोई पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, पोस्ट ऑफिस ये सर्विस देती है हमें। पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा भाई, वहां पर जितने भी फॉर्म होंगे, समझो भाई उस एरिया में करीबन 10,000 लोग रहते हैं, हाँ 10,000 लोग रहते हैं, तो मैं 10,000 फॉर्म तैयार करवाऊंगा अपने, और वो फॉर्म मैं पोस्ट में दे दूंगा और पोस्टमैन को कह दूंगा कि घर घर जाकर ये फॉर्म दे देना। बराबर, बाय पोस्ट है ऐसा, घर घर फॉर्म जो है वो पहुंचा देना। 10,000 फॉर्म 10,000 घरों में पहुंच जाएंगे और सामने वाले को दो ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो भाई जिसको मैं फॉर्म दे रहा हूँ ना, जिसको फॉर्म दे रहा हूँ उसमें फॉर्म में नीचे लिखा हुआ होगा कि प्लीज़ फॉर्म फिलअप करके खुद पोस्ट ऑफिस में आकर डाल के जाओ। तो वो सभी 10,000 लोग पोस्ट ऑफिस में आकर वो फॉर्म डाल कर जाएंगे, तो 10,000 फॉर्म वापस पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाएंगे, वो पोस्टमैन मेरे घर पर आकर देकर जाएगा। तो उन 10,000 लोगों की इन्फॉर्मेशन मुझे घर बैठे मिल जाएगी। ऐसा ये बाय पोस्ट। लेकिन इसमें भी कितनी बार तकलीफ होती है कि मैंने 10,000 घरों में भेजा, अब सबके सब लोग वापस पोस्ट ऑफिस में आकर वो पोस्ट डालने थोड़ी आएंगे, वो फॉर्म रिटर्न करने थोड़ी आएंगे। तो कितनी बार ये भी ऑप्शन होता है कि जिस पोस्टमैन को मैंने बोला है कि तुम जाकर 10,000 घरों में देकर आओ, वहां पर साथ में फॉर्म में ये भी लिखा हुआ होता है कि वही पोस्टमैन 2 दिन बाद वापस सबसे कलेक्ट करने भी आ जाएगा। 2 दिन में फॉर्म भर के रखना। मंडे को सबके घर पे फॉर्म पहुंच गया, उनको बोल दिया वेनसडे को वापस आएगा पोस्टमैन, तो वेनसडे को वापस पोस्टमैन सभी 10,000 घरों में जाता है और उनसे फॉर्म कलेक्ट करके मेरे पास लेकर आता है। तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई। बरोबर, ये बाय पोस्ट के थ्रू। हाँ ऐसा होता है, भले आप लोगों को अगर जो है वो ये अजीब लगता हो, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल है। आज के टाइमिंग में ये चीज़ें बहुत कम लोग यूज़ करते हैं बाय पोस्ट के थ्रू, क्योंकि आज के टाइम में व्हाट्सअप आ गया है, ईमेल आ गया है। तो ऐसे फॉर्म वगैरह होते हैं वो मेल पे या व्हाट्सअप पर ही भेज देते हैं सभी लोगों को, और वहीं पे ही भेज दिया जाता है, लिंक भेज दी जाती है कि भाई इसमें फॉर्म फिल करके हमें दे दो। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस का यूज़ बहुत कम हो गया, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो इसीलिए ये क्वेश्चनरीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो एक बाय पोस्ट होता है। उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। पहले एडवांटेजेस समझें। पहला आता है वास्ट फील्ड। सही बात, जब कोई लार्ज एरिया में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये मेथड बेस्ट कहलाती है। भाई पूरे सिटी वाइज भी अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो पूरे शहर में भी जितने भी लोग रहते हैं उनके रिलेटेड मैं फॉर्म पोस्ट के थ्रू भेज कर वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ। बड़ा एरिया हो तो भी इजीली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, ये इसका फ़ायदा है। या कह सकते हैं सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। ये मेथड बिल्कुल सिंपल है, आसानी से हो जाती है। हमें खाली पोस्ट ऑफिस में जो है वो ये अपनी चीज़ें, अपना फॉर्म पहुँचाना है। पोस्ट ऑफिस का काम ही तो यही है, घर घर जाना, बरोबर ना? तो हम पोस्ट ऑफिस में खाली फॉर्म पहुँचाना है, वो पोस्टमैन खुद ही काम करके खुद ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे पास लेकर आता है। तो ये सिंपल मेथड है और लेस एक्सपेंसिव है, खर्चा भी कम होता है। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट की सर्विस है, इसकी वजह से ज़्यादा खर्चा भी इसमें होता नहीं है, बहुत ही कम रेट में ये चीज़ें हो जाती हैं फिर। तो सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव ये फ़ायदा है। एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लीस्ट रीच एरिया। कितनी बार ऐसे एरिया हो जो लीस्ट रीच एरिया कहलाते हैं, जिस एरिया पे पहुंचना मुश्किल है, जहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं जाती, होता है ना, कोई पहाड़ों के ऊपर के एरियाज होते हैं, कोई जंगलों के एरियाज जहाँ पे गाड़ियाँ भी जाना मुश्किल होती है, या जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस की सर्विस तो रहती ही रहती है। इंडिया में पता है, इंडिया की ये खासियत है, हर कोने कोने में भले पहाड़ भी क्यों ना हो, कोई बड़ा सा बड़ा पहाड़ ऊपर भी, वहां पर भी जो है वो पोस्ट ऑफिस की सर्विस अवेलेबल है। इंडिया के हर कोने में, हर गांव, हर जंगल, हर पहाड़, हर नदी के पास, सब जगह पर पोस्ट ऑफिस की सर्विस अवेलेबल है। तो इसलिए जहाँ पर हम खुद नहीं पहुँच पाते ना, तो बाय पोस्ट के थ्रू वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम लोग। बरोबर ना, ये बहुत बड़ा फायदा रहता है इसका। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं।
जैसे कि पहला कहते हैं इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव। हाँ, कि जब हम जो है वो किसी को सामने फॉर्म भेज रहे हैं तो जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, मतलब फॉर्म भरने वाले जो लोग होते हैं, वो अगर इलिटरेट हुए तो मैंने 10,000 घरों में फॉर्म भेजा, उसमें से जो है वो 1000 घर ऐसे थे जहाँ पे किसी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, तो फिर तकलीफ हो जाएगी ना, वो फॉर्म भर के कैसे भेजेंगे हमें, बरोबर ना। या तो फिर वो नॉन कोऑपरेटिव हो, नॉन कोऑपरेटिव मतलब भाई उन्हें इच्छा ही ना हो यार, अब ये सब जो है वो फालतू है। हमारे घर पे भी ऑलमोस्ट ऐसा होता है ना, हम सबके घर पे ऐसा होता है। जब कोई बाय चांस अगर ऐसा आ जाए ना कि यार ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप फॉर्म तो भर के दो, मना कर दे, नहीं भाई हमें टाइम नहीं है, रहने दो। हम कोऑपरेशन ही नहीं करते कि अगर सामने वाले को कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे मन में डर रहता है, पता नहीं कौन आ गया घर पे, पता नहीं कैसा फॉर्म हमारे घर पे आ गया, हम तो मना ही कर देते हैं उन लोगों को, बरोबर ना, ये चीज़ गलत है। तो अगर जो है वो कोई पर्सन इलिटरेट है या नॉन कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, वो ज़रूरी सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो फॉर्म जो है वो हमारे तक वापस कैसे पहुंचेगा, इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, बरोबर ना, ये इसका डिसएडवांटेजेस हो जाता है, नुकसान है। या कह सकते हैं इनकम्प्लीट और ब्लैंक। कितनी बार ऐसा होता है, हमने भाई जिसको फॉर्म भेजा है, सामने वाला जो है वो लेजी है, थोड़ा आलसू है, या उसके पास टाइम नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो फॉर्म जो है वो आधे क्वेश्चन भरेगा, आधे नहीं भरेगा, छोड़ देगा, या कितनी बार ब्लैंक फॉर्म ही वापस दे देगा, नहीं भरना है हमें, तो हमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती ना, आधी अधूरी मिलती है। मैंने 10,000 घरों में फॉर्म भेजा है, उनमें से जो है वो 500 1000 ऐसे घर थे कि जिनमें से मैंने 25 क्वेश्चन लिख के दिए थे, 25 में से उसने उन्होंने भरे ही 5 जो सही लगे, वो खाली नाम और जो है वो बर्थ डेट और वो लिख दी, जरूरी इन्फॉर्मेशन के फॉर्म तो उसने भरे ही नहीं, है ना, या तो पूरा ही ब्लैंक वापस पोस्टमैन को दे दिया, भाई ले जाओ वापस। तो ये चीज़ गलत हो जाती है ना, फिर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, इतने सारे फॉर्म आधे अधूरे, या तो फिर जो है वो ब्लैंक ही रह जाए, तो ये इसका नुकसान। या लॉस और डीले और क्वेश्चनरीज, कितनी बार ऐसा होता है कि भाई सामने वाले को जब हम जो है वो फॉर्म देते हैं ना, भाई सबके वही 10,000 घरों में मैंने फॉर्म भेजा, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनका फॉर्म जो है वो फट जाता है, गुम हो जाता है फॉर्म 2 दिन में। मैंने पोस्टमैन को ये कहा था कि भाई मंडे को सबको फॉर्म दिया है, वेडनेसडे सबसे वापस कलेक्ट कर लेना, तो कुछ 50-100 घर ऐसे भी होते, वो कहते फॉर्म तो गुम हो गया, घर पे बच्चे ने फाड़ दिया फॉर्म। अरे इतनी ज़रूरी फॉर्म था, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो उसमें जो है वो बच्चे ने फाड़ दिया, उसके ऊपर चाय सब्जी गिर गई। ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि भाई वो क्वेश्चनरी, वो फॉर्म जो है वो लॉस, मतलब नुकसान हो जाए उसका, गुम हो जाए, या तो कितनी बार डीले, सामने वाले को कहा हो 2 दिन में चलो पोस्टमैन लेने नहीं आएगा, आप पोस्ट ऑफिस में डाल देना, बराबर ना, ऐसा होता है, आप पोस्ट ऑफिस में डाल देना, ऐसी भी सिचुएशन आती है ना, मैंने बताया था। तो पोस्ट ऑफिस में उनको बोला था कि भाई 2 दिन के अंदर डाल देना, वो 20 दिन के बाद डाल रहे हैं, बरोबर ना। भाई जब सब इंफॉर्मेशन पूरी हो गई, सब कामकाज खत्म हो गया, फिर जो है वो किसी का फॉर्म आया, देखो मैंने फॉर्म भर के दिया है। अरे जब जरूरी था, जब टाइमिंग था, तब फॉर्म आया नहीं, तब इन्फॉर्मेशन दी नहीं, फिर लेट दे रहे हैं, डिले दे रहे हैं, तो ये भी तो नुकसान है ना। जरूरी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम नहीं मिलती। एंड लैक ऑफ असिस्टेंस, हाँ, इनमें उन फॉर्म भरने वालों को, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, उन्हें कोई असिस्टेंस नहीं मिलता, मतलब पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं मिलता। कल पता है डायरेक्ट इंक्वायरी में हमने एक बात बताई थी, जब हम सामने से किसी को जो है इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं, तो सामने वाले के माइंड में अगर कोई डाउट हो या कुछ हो, तो हम फेस टू फेस सॉल्व करते हैं। बाय पोस्ट वो चीज़ें नहीं होती, वो असिस्टेंस नहीं मिलता। मतलब मैंने फॉर्म भेजा है, अब वो घर में फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें अगर कोई डाउट हुआ तो कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या, इसमें कैसी इन्फॉर्मेशन भरनी चाहिए, सामने वाले को अगर घर पे डाउट हुआ तो फिर क्या, वो किससे पूछेगा। मैंने तो खाली पोस्ट के थ्रू उसको भेज दिया ना, वो सामने वाला पूछेगा किससे, उसको कोई असिस्टेंस ही नहीं है फिर, बराबर ना, हमारा सपोर्ट ही नहीं मिल पाता ना उसे। और उसकी वजह से वो या तो आधा फॉर्म भर देगा, या तो भर के ही नहीं देगा, छोड़ो भाई समझ में ही नहीं आ रहा है फॉर्म में। फेस टू फेस हो तो मैं समझाऊंगा ना, यार देखो फॉर्म में ये चीज़ें हैं, आप भर के दो, बराबर ना, ऐसे में ये एक डिसएडवांटेजेस रहता है। ठीक है, तो बाय पोस्ट के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। या दूसरी मेथड आती है बाय एन्यूमरेटर। बाय एन्यूमरेटर वो डायरेक्ट इंक्वायरी की तरह होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म इसमें तैयार किया और मैंने किसी को सौंप दिया, कोई पर्सन को या कोई संस्था को। कल जैसे हमने बताया था ना वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी में, कि कोई पर्सन को या कोई संस्था को मैंने सौंप दिया है कि जाओ भाई आप घर घर जाओ और घर घर जाकर उनसे ये फॉर्म फिलअप करवा के आओ, बराबर। ज़्यादातर जब हमारे यहाँ पे सेंसस होता है, जनगणना होती है हर 10-10 सालों में, तब यही मेथड यूज़ होती है। वो एक फॉर्म लेके आते हैं हमारे घर पे,
और वहाँ से हमसे पूछते जाते हैं, फेस टू फेस पूछते जाते हैं, और जो है वो पूरा फॉर्म वो खुद ही फिलअप करते हैं, हमें नहीं फिल करना है। ठीक है ना, ये बाय एन्यूमरेटर। भाई मुझे भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी एक एरिया में, मैं खुद नहीं गया, पोस्ट को भी नहीं दिया, कोई एक संस्था को मैंने सौंप दिया, उस संस्था के कोई 10-12 लोग थे, मैंने संस्था को सौंप दिया कि आप जाकर मुझे पूरे एरिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आओ, मैंने फॉर्म उनको दे दिए। तो वो संस्था वो फॉर्म लेकर जाएगी घर घर, वो फॉर्म सामने वाले से फिल नहीं करवाएंगे, वो खुद क्वेश्चन पूछते जाएंगे उस हर घर में जाकर, और जो क्वेश्चन का वो आंसर देंगे वो खुद फॉर्म में फिल कर देंगे। ठीक है ना, वो संस्था खुद फॉर्म फिल करेगी सामने वाले से ओरली पूछ पूछ कर। ये कहलाता है बाय एन्यूमरेटर। इसके भी कुछ फायदे नुकसान हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। पहले फायदे देखें तो इनमें कंप्लीट, करेक्ट और मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस मेथड से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है। जो इसमें नुकसान था कि इनकम्प्लीट फॉर्म आता है, ब्लैंक आता है, इसमें ऐसा नहीं ना, मैं सामने से जाकर अगर सबसे पूछूंगा भाई बताओ ये इन्फॉर्मेशन मैं फॉर्म में लिखता जाऊँ, तो हर एक इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी होगी ना, आधी रहेगी नहीं। सामने वाले जो अगर न बताना चाहे तो भी मैं समझाऊंगा भाई ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है बताओ, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे हमें। अरे ना बात समझ में। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट और मोस्ट रिलेवेंट सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम खुद जा रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन होती है। देन प्रॉपर असिस्टेंस, जो इसमें असिस्टेंस नहीं था उसमें असिस्टेंस मिलता है। मतलब सामने वाले को अगर कोई क्वेश्चन न समझ में आए या और कुछ प्रॉब्लम हो, तो जो मैंने संस्था को काम सौंपा है वो उसे समझाएगी ना, तो भाई इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, ये क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन, किस वजह से है। ये प्रॉपर असिस्टेंस वो उन्हें देंगे, सपोर्ट देंगे वो एक तरह का। देन नो लॉस और डीले, जो भी इसमें था कि फॉर्म गुम हो जाता है, डीले होता है, वो इसमें नहीं होता, न गुम होगा न लेट होगा। खुद ही जा रहे हैं, मैंने संस्था को जो सौंपा है काम वो खुद ही जाकर खुद ही कलेक्ट करेंगे, तो कोई फॉर्म गुम होने के चांसेस ही नहीं होते ना फिर तो। ठीक है ना। एंड मोर रिलायबल मतलब ज़्यादा विश्वास करने लायक। इससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी रिलायबल होती है कि हम उस पर प्रॉपर क्या कह सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं भाई, विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो करेक्ट मिली है, सही मिली है हमें। ठीक है, सो मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, ये सब इसके फायदे हैं। लेकिन इस मेथड के भी कुछ नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट। पता है ऐसा फॉर्म अगर फिलअप करवाना हो ना सब लोगों से, तो कोई एक्सपर्ट को ही काम सौंपा जाता है जिसे ये मेथड आती हो, जो सामने वाले को समझा कर पूरा फॉर्म फिलअप करवा सकता हो। ऐसे कोई एक्सपर्ट को ही दिया जाता है। मैंने जिस संस्था को दिया उसे वो स्किल ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है कि भाई पर्टिकुलर जो है वो फॉर्म कैसे घर पे ले जाना है सबके, कैसे सबसे क्वेश्चंस पूछने हैं, वो उन्हें ध्यान ही ना हो, ये एक्सपर्टाइज ही उसमें ना हो, तो फिर कितनी बार वो इन्फॉर्मेशन गलत या सच में आधी अधूरी ही मिलती है फिर से। तो ऐसे एक्सपर्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जो ये हमारे लिए काम करके दें, और खुद जाना तो और भी मुश्किल, इतने बड़े एरिया में खुद कैसे जाएं, दूसरों को ही काम सौंपना पड़ता है, और अगर वो पर्सन एक्सपर्ट ना हुआ तो वो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। या फिर एक्सपेंसिव, ये मेथड एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम दूसरों को काम सौंपते हैं तो फॉर्म का खर्चा तो होता ही होता है, सामने वाले को पगार भी तो देनी पड़ती है ना। मैंने जिस संस्था को काम सौंपा है फिर उसको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी ना, कि भाई जो है वो आप ये काम करके दो उसके बदले मैं आपको इतना पैसे दूंगा, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं फिर। लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी, ये एक बात है। मैंने जिसको काम सौंपा है कोई पर्सन को या कोई संस्था को, वो अगर हॉनेस्ट ना हुआ तो, मतलब वो ईमानदार ना हुआ तो फिर, बराबर, उसमें ईमानदारी ना है, एफिशिएंसी मतलब परफेक्ट वो काम नहीं करता, तो वो क्या करेगा, आधा अधूरा ही फॉर्म लेकर आएगा या गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। कल भी ये एक डिसएडवांटेजेस हमने देखा था, मैंने उसको बोला था कि उस सोसाइटी में से जो है वो सभी इन्फॉर्मेशन लेकर आना, वो घर घर गया ही नहीं, वॉचमैन से जो है वो पूछकर सभी इन्फॉर्मेशन लेकर आया। कल भी ये एग्जाम्पल दिया था ना, ईमानदारी से काम उसने नहीं किया जिसको मैंने सौंपा था, तो इन्फॉर्मेशन भी गलत ही मिलेगी हमें। ठीक है, लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी। देन नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरिया, जब एरिया बहुत बड़ा हो ना तो ये मेथड ज़्यादातर सूटेबल नहीं होती। कर सकते हैं ये मेथड बड़े एरिया में, लेकिन फिर सूटेबल नहीं होती, यही डिसएडवांटेजेस की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है। मैंने कोई संस्था को काम सौंपा है एक एरिया की इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन उसे मैं कहूँ पूरे सूरत की इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, पूरे शहर की इन्फॉर्मेशन, तो फिर तो तकलीफ हो जाएगी ना फिर उसमें, बराबर ना, उसमें ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए वाइड एरिया के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे पर्टिकुलर एक्सपर्ट नहीं मिलते फिर उसमें,
वो लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो इतनी मेहनत सब पानी में, कि भाई इतनी मेहनत करके खर्चा भी देकर सबको काम सौंपा, लेकिन सामने वाले ने ईमानदारी से काम किया ही नहीं, तो मेरा तो सब चीज़ें पानी में चली जाएगी ना। ठीक है ना, इसलिए वाइड एरिया के लिए ज़्यादातर सूटेबल नहीं है एंड डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट विद इन टाइम। कितनी बार ऐसी चीज़ है टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं होती। मैंने सामने वाले को एक काम दिया है कि भाई तुम जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ठीक है, वो ईमानदारी से भी काम कर रहा है, चलो ठीक है, ईमानदारी से वो काम कर रहा है, लेकिन कितनी बार कैसे होता है पता है, मैंने उनको कहा था इस पूरे एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एरिया में 10,000 घर हैं, अब 10,000 घर में कुछ 50-100 घर ऐसे भी थे जिसपे ताला लगा हुआ था। मैंने सामने वाले को काम तो सौंपा, लेकिन वो गया भी घर पे, लेकिन ताला लगा हुआ, वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेगा? सीधी सी बात है ना, कैसे मिलेगी इन्फॉर्मेशन? ताला लगा हुआ था तो ठीक है, वो दूसरे दिन गया कि शायद दूसरे दिन आ जाए वो, फिर भी ताला था, तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, तो बार बार उसे जाना पड़े वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, है ना। एक दो घर की वजह से कितनी बार उन्हें बार बार धक्के खाने पड़ते हैं कि भाई सामने वाला इन्फॉर्मेशन दे तो ना, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम पूरा नहीं होता, और फिर कितनी बार फिर वो गुस्से में आकर ऐसा क्या करते हैं पता है, कि सामने वाले के घर पे ताला है ना, अड़ोस पड़ोस से पूछ कर इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, वो ईमानदारी से काम नहीं होता, या तो इन्फॉर्मेशन छोड़ देंगे फिर वो। पता है जनगणना के टाइमिंग में गवर्नमेंट के लोग, उनके एम्प्लॉयज़ यही काम करते हैं कि जब सेंसस होता है ना 10-10 सालों में, घर घर आकर पूछते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं घर घर आकर। अब जैसे पूरी सोसाइटी में आए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एक दो घर बंद थे, तो उनकी जवाबदारी होती है ना गवर्नमेंट की कि दूसरे दिन आकर फिर से इन्फॉर्मेशन ले, वो दूसरे दिन आते ही नहीं है, वो गई इन्फॉर्मेशन। एक तो 10 साल में एक बार ये इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, सेंसस लेने आते हैं, किसी के घर पे ताला हो, कोई काम से बाहर गया है, कोई कहीं पर है, कोई जॉब पे है, दूसरी बार आएंगे ही नहीं, गई वो इन्फॉर्मेशन फिर। तो ये तो चीज़ गलत हो जाती है ना, बरोबर ना। बाय एन्यूमरेटर भी ऐसा ही होता है, कितनी बार वो टाइम टू टाइम पूरा नहीं होता, या तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बरोबर। समझ आ रही है बात, इसके भी फायदे नुकसान ध्यान आया ना। तो देखो आज जैसे ये टॉपिक्स देखे ना हमने, मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज, ये पॉइंट हमने देखा, अब जो आगे के पॉइंट्स हैं, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।